नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आज के करंट अफेयर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के करंट अफेयर में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसके माध्यम से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं ताकि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाए, आप उसका प्रॉपर रिवीजन कर सकें। तो आइए आज के हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करते हैं। पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आप सबने न्यूज़ सुनी होगी कि हमारी जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 8 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है। ऐसा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने ऐसा कहा है ट्वीट करके। और उसने ट्वीट करके ये भी कहा है कि 8 बिलियन हमारे पास होप्स हैं, आशाएं हैं, 8 बिलियन हमारे पास सपने हैं और 8 बिलियन हमारे पास पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब है कि कुछ लोग 8 बिलियन में क्या करेंगे, हमारे पास उनकी अपनी आशाएं आकांक्षाएं हैं, सपने हैं उनकी और संभावनाएं हैं। और इसमें कुछ हमारे पास एक और मैं जोड़ना चाहता हूं, 8 मिलियन हमारे पास चैलेंजेस भी हैं। तो ये भी हमको देखने की आवश्यकता है। तो एक्चुअली चैलेंजेस क्या होते हैं हमारे, वही सारे चैलेंजेस है। तो हम इसको सारा बेसिक में डिटेल में अध्ययन करेंगे, क्या है पॉजिटिव, क्या है नेगेटिव, क्या है और आखिरकार इसकी पॉजिटिव हमारे लिए क्या है, और सारा बेसिक हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये न्यूज है, आप इसको कोट कर सकते हैं। 2 बिलियन से हमने 1927 में हमारी जो पॉपुलेशन थी 2 बिलियन थी, और 1998 में हमारी पॉपुलेशन थी 6 बिलियन थी। मानो कि 2 बिलियन से लेकर 6 बिलियन आने में हमको 1927 से लेकर 1998 तक का समय मिला। लेकिन 1990 में जो हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट थी 3 पॉइंट कितनी थी, 3.2 थी। और 2019 तक हमारी फर्टिलिटी रेट 2.5 है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो हमारी 2.2 होगी। तो इसको हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस डेटा को हम आसानी से कोट कहीं भी मेंस के प्रश्न में आसानी से कोट कर सकते हैं। अब 1950 की बात करें तो 1950 से लेकर 2020 तक हम कहाँ 2022 तक हम कहाँ पहुंच गए, 8 बिलियन डॉलर की 8 बिलियन तक हम पॉपुलेशन तक पहुंच गए। और अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये तो केवल एक न्यूज है, लेकिन हमारे मेंस के एग्जाम से और प्रीलिम्स के एग्जाम से कुछ आपके पास स्टेटमेंट आ जाते हैं, तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो हम पढ़ लेते हैं। पॉपुलेशंस के क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, क्या क्या प्रॉन्स होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं। पॉजिटिव की बात करें तो सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है तो हमारे पास जो वर्क फोर्स है वो सबसे ज्यादा होगा। यंग जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा होगी। जैसे वर्तमान में 35% से ज्यादा हमारे पास यंग है। तो उससे क्या होता है, हमारे यहाँ वर्क फोर्स अधिक होता है, हम उसको स्किल उपलब्ध कराकर, हम उनको बहुत सारे रोजगार उपलब्ध कराकर, बहुत सारे स्टार्टअप उपलब्ध कराकर अपनी देश की एक्टिविटी में बढ़ावा दे सकते हैं। और अभी वर्तमान में क्या है, जापान, चाइना, अमेरिका और यूरोपियन जो कंट्री है वहां पे पॉपुलेशन जो एवरेज है जो व्यक्तियों का वो बहुत कम है, 50 के आसपास पहुंच गया है। तो वहां पे वो डिमांड हो रही है। रसिया ने अपनी पॉपुलेशन को क्या किया है, पॉपुलेशन नीति को क्या किया, रिवर्स किया है, वहां पे कुछ पैसे दे रहे हैं, चाइना अतिरिक्त इंसेंटिव दे रहा है। तो हम क्यों आखिरकार अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की ओर अग्रसर हैं। हमारे यहाँ जैसे जैसे अगर स्किल बढ़ेगी लोगों में, स्किल बढ़ेगी लोगों में तो हमारे पास क्या होगा, स्किल बढ़ेगी, लोग जागरूक होंगे तो अपने आप पॉपुलेशन कंट्रोल बढ़ेगी करने की दिशा में हम कदम होगा हमारे पास। तो ऑटोमेटिकली हमने कोई फोर्सफुली पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की दिशा में काम नहीं किया है। हमारी पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली, जबकि अभी एनएफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया तो हमारी पॉपुलेशन जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.2 पॉइंट के आसपास पहुंच गई। तो ये तो बहुत कम है, जबकि हमारे क्या होना चाहिए, 2.1 होना चाहिए। तो हमको फोर्सफुली कम करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास उस जनांकीय लाभांश की जो बात करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, हमें उन लोगों को स्किल उपलब्ध कराकर अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हमने विकासशील से विकसित राज्य बनने की दिशा में हमें उनका उपयोग करना चाहिए। और ये सारी बातें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा क्या है, एडवांटेज है। और हम 2047 तक, जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक जो हमारा राज्य है वो विकसित राज्यों की श्रेणी में आएगा। तो हमें इस पॉइंट का यूटिलाइज करके अपनी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए।
यदि अधिक से अधिक अगर हमारे पास वर्क फोर्स होगा तो जीनियस लोग क्या होंगे, अधिक से अधिक होंगे। लोगों के पास इनोवेटिव आइडिया अधिक से अधिक होंगे। जैसे वर्तमान हमारे समय में यूनिकॉर्न लगातार 100 के आसपास हो गए हैं, स्टार्टअप कल्चर बढ़ रहा है वर्तमान में। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास यंग आइडिया, यंग माइंड अधिक हैं और बहुत सारे यंग आइडिया हैं। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हम क्यों ना क्यों इन यंग आइडिया को मोबिलाइज कर कर अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। और पॉपुलेशन अधिक होगी तो हमारा जो जॉइंट फैमिली वाला कल्चर है, जो हमारा जो ऑर्फन वाला कल्चर जो हम वेस्टर्न कंट्रीज अडॉप्ट करते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो वो भी खत्म होगा। कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति परंपरा को संरक्षित कर पाएंगे। दूसरा, जो ओल्डर एज वाले जो पर्सन होते हैं तो पॉपुलेशन अधिक से उनका भी संभावना मतलब कि उनका संरक्षण होगा। फैमिली अगर बड़ी होती है तो क्या होता है कि लोग कोई ना कोई उनमें से दो में से एक व्यक्ति कोई ना कोई उनका संरक्षण कर पाता है। कुल मिलाकर इकोनॉमी में अगर इनका यूटिलाइजेशन हम सही कर पाएंगे तो हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बढ़ेंगी। लेकिन कॉन्स क्या होते हैं, निगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, क्योंकि आपने देख पा रहे हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर जैसी सिटी में आपके पास जो संसाधन हैं बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लोग माइग्रेट करके जाते हैं। तो वहाँ पे संसाधन, आप बेंगलोर जैसी सिटी में देखेंगे कि वहाँ पीने को पानी नहीं मिलता, ठीक है, रहने को जगह नहीं है। तो क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पे अधिक है, लोगों के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, वहाँ से माइग्रेट करके सिटी में जाते हैं। सिटी में रिसोर्सेज पे क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, और जो हमारे जो रिसोर्स हैं वो डिप्लीटिंग होने लगते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होने लगता है, पॉल्यूशन होने लगता है, पॉवर्टी को बढ़ावा मिलता है, कुपोषण को बढ़ावा मिलता है, और जो हेल्थ जो फैसिलिटी है उसको भी मतलब खराब होती है, जो कोविड-19 में हमने देखा, ठीक है। तो ये सारे निगेटिव भी होते हैं। कुल मिलाकर जो हम, सरकार के पास पैसा तो उतना ही है, लेकिन सरकार पैसा कहाँ खर्च करे, क्योंकि पॉपुलेशन अधिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं अच्छी नहीं हो पाती, रोड सही नहीं हो पाती। तो ये सारे क्या है, निगेटिव भी हैं, इनको हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमें प्रॉन्स और कॉन्स में एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है, तभी हम इस दिशा में इस यूटिलाइजेशन की ओर आगे बढ़ पाएंगे और हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में तभी आ पाएगा। अन्यथा हमारे लिए जनआंख्यिकी लाभांश की जो हम बात करते हैं वो हमारे लिए वरदान की जगह क्या होगी, अभिशाप होगी, जो हमारे लिए आगे चलकर क्राइम को बढ़ावा देगी। पॉपुलेशन अधिक होगी, युवा अधिक होंगे तो क्राइम अधिक से अधिक होगा, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं होगा। लोगों में संगठित अपराध को बढ़ावा देगी, उन्हीं में से कुछ व्यक्ति आतंकवाद के मुख्य, उनका जो ब्रेन बॉस है वो जल्दी होगा, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, इनको इसको हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, इसमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। सरकार ने कुछ नीति भी अपनाई है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। सरकार जनसंख्या नीति, नेशनल जो पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 लेके आई। सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम लेके आए 1975 में। सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट जॉब में है 2 बच्चों तक सीमित की गई। और भी सरकार के द्वारा कोई भी बहुत सारी योजनाएं केवल 2 बच्चों पे दी जाती हैं। तो ये सारी बातें सरकार ने कंट्रोल करने के लिए प्रयास किया। सरकार नैतिक रूप से कंट्रोल करने का प्रयास करती है। हमारे देश में फोर्सफुली कभी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई है। इंदिरा गांधी की सरकार में 1975 में की गई थी, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो अब तक हमारे देश में फोर्सफुली जो पॉपुलेशन कंट्रोल वो नहीं हुई है। तो इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा, अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, उसके पॉजिटिव क्या होंगे, वही सारी होंगी। ओवर पॉपुलेशन संबंधी समस्याएं नहीं होंगी। सस्टेबली जो प्लेनेट है वो हमका सतत रूप से विकसित हो पाएगा, उस पर क्लाइमेट चेंज जैसी घटनाएं नहीं होंगी। रिसोर्स का जो डिप्लीकेशन हो रहा है हम उनका मिटिगेशन कर पाएंगे। पॉल्यूशन लेवल को रिड्यूस कर पाएंगे, नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग को रिडक्ट कर पाएंगे, पॉवर्टी को कम कर पाएंगे, ठीक है, मिटिगेशन, क्राइम को मिटिगेट कर पाएंगे, अनवांटेड चिल्ड्रन कम होंगे, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन कम होंगे, और ट्रेडिशनल रोल जो वीमन है तो हमें इसमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें हैं। कुल मिलाकर अगर पॉपुलेशन हम कंट्रोल करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर वाला क्षेत्र हो, चाहे वो इकोनॉमी वाला क्षेत्र हो, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला क्षेत्र हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला क्षेत्र हो। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कहा जाता है, चाहे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो ये सारी बातें, इसमें हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा, लेकिन बेनिफिट के साथ साथ हमको नेगेटिव भी देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे तो हम कहीं ना कहीं ये
एक टाइम बाद चाइना और रसिया जैसी श्रेणी में आ जाएंगे ना, क्योंकि उनके पास कोई पॉपुलेशन नहीं है और रोजगार के लिए व्यक्ति नहीं है, बूढ़ों कोई ओल्डर एज वाले व्यक्तियों का सहारा नहीं है। हमारे देश में बच्चों को क्या माना जाता है? सहारा। तो हम जो जॉइंट फैमिली वाली जो प्रथा है, जो हमारी भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है, वो धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली में चेंज हो जाएगा। तो भी जो एथिकल कंसर्न भी हमारे सामने आएंगे, नैतिक कंसर्न भी सामने आएंगे। कुछ धर्मों में ये माना जाता है कि बच्चे तो भगवान की देन है, तो ये भी सामने आएगा। तो रिलीजियस कंसर्न भी हमारे यहाँ सामने आएंगे। फ्रीडम और ह्यूमन राइट की बात की जाएगी कि आप क्या करोगे, स्वतंत्रता में आप हनन कर रहे हैं, ह्यूमन राइट को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। और कंट्री क्या कर सकती है? जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब की पॉपुलेशन कम होगी तो जेनेटिक डाइवर्सिटी भी कम होगी हमारे देश में। अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होगी तो हम तुरंत किसी न किसी बीमारी के प्रति, किसी न किसी डिसीज के प्रति तुरंत संक्रमण के शिकार में आएंगे। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो हमारी और अबॉर्शन अधिक से अधिक होंगे इलीगल, ऑर्फन अधिक से अधिक बढ़ेंगे क्योंकि जॉइंट फैमिली नहीं है, चाइल्ड मर्डर अधिक से अधिक होंगे, फ्रस्ट्रेशन लोगों में अधिक होगा क्योंकि उनके पास परिवार नहीं है। अगर परिवार नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेशन हमको देखने को मिलेगा, जो मानसिक पीड़ा के शिकार होंगे। अंततः उनकी जो शारीरिक ग्रोथ है, साइकोलॉजिकल जो ग्रोथ है, वो हमें बाधाएं उनमें देखने को मिलेंगी। जनरेशन फाइनेंशियल बर्डन किसी एक जनरेशन पे देखने को मिलेगा, ठीक है। माइग्रेशन देखने को मिलेंगे, ठीक। और इकोनॉमिक डाउनसाइड, एक टाइम के बाद अगर आपके पास युवा जनसंख्या नहीं है तो आपके पास काम करने वाला कौन बचेगा? कोई नहीं। तो कुल मिलाकर आपके पास एक टाइम बाद जो आपकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो आर्थिक आपकी जो इकोनॉमी का जो आपका पहिया चल रहा था, वो एक टाइम बाद रुक जाएगा। तो आप फिर क्या करोगे? फिर आपको पॉपुलेशन को बूस्ट आपको करना पड़ेगा, जैसे चाइना, जापान और रसिया में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी बातें हैं, इसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ये सारी बातें हैं कि हमने इसलिए इसको पढ़ा। दूसरा, कुछ बेसिक्स है। पॉपुलेशन के एक्चुअली क्या 5 स्टेज होते हैं। पहली स्टेज में आपको देखने को मिलेगा, पहले आप ये समझ लो कि आपका जो बेस है वो यंग पॉपुलेशन को शो करता है। ब्लू वाला यहाँ पे मैन होते हैं और जो आपको जो पिंक दिख रहा है वहां पे वीमेन होती हैं। तो ये वाला जो बेस है यंग पॉपुलेशन को शो करता है। अगर आपकी बर्थ रेट और डेथ रेट भी हाई है तो आपकी जो पॉपुलेशन है स्टेबल होगी या उसमें जो स्लो इंक्रीज देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो संसाधन है, जो आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आपका जो देश है बहुत गरीब है, आपके पास खाद्यान्न में सुरक्षा नहीं है, तो आप लोगों को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पाएंगे। तो आपकी जितना आपका बर्थ होगा उतना ही आप में उसमें डेथ देखने को मिलेगा। तो पॉपुलेशन में या तो स्लोली इंक्रीज देखने को मिलेगा या तो आपको उसमें क्या देखने को मिलेगा? डेथ रेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस बात को आप स्टेप देख सकते हैं। स्टेज 2 में क्या होगा? आपका देश विकसित हो जाएगा तो आपकी डेथ रेट में हमें फॉल रैपिडली देखने को मिलेगा, लेकिन बर्थ रेट क्या होगी? हाई होगी। तो आपकी पॉपुलेशन इस स्टेज में क्या होगी? इंक्रीज होगी हाईली। थर्ड स्टेज में क्या होगा? आपकी जो बर्थ रेट है, लोग शिक्षित हो जाएंगे तो आपकी बर्थ रेट है उसमें फॉलोइंग देखने को मिलेगा और डेथ रेट में भी फॉलोइंग देखने को मिलेगा। तो आपका जो ये वाला रेशियो है यंग जनरेशन, वो धीरे धीरे कम होगा और धीरे धीरे आपका स्लो डाउन आप इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इस स्टेज में क्या होगा कि आपकी जो बर्थ और डेथ रेट दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगी, फॉलिंग देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। तो भारत अभी क्या है? इस स्टेज में इस स्टेज में हमको देखने को मिल रहा है। यहां से हम इस स्टेज की तरफ जा रहे हैं। 5 स्टेज में आपको क्या देखने को मिलेगा? जो आपकी वेस्टर्न कंट्री है यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, ये वाला एरिया है बहुत कम हो गया, ये वाला एरिया बड़ा हो गया। तो यहाँ पे जो एल्डर जो पॉपुलेशन है उसकी जनसंख्या अधिक रहती है, जैसे चाइना जापान में ये वाला ग्राफ होता है। भारत इस ग्राफ की ओर अभी है, जाएगा संक्रमण की दिशा में अभी हम हैं, ठीक है। तो इस दिशा में हमने इसका बेसिक पढ़ा। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? महत्वपूर्ण टॉपिक है, कभी ना कभी इस मेंस में इस बार प्रश्न आने की बहुत संभावना है, तो इसमें आप इसको ध्यान रख सकते हैं। महत्वपूर्ण डेटा है, पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान रखिएगा। और इसके कुछ एग्जाम है, वो जो सरकार के द्वारा कुछ प्रोग्राम भी चलाए गए हैं, तो वो भी आप ध्यान रखिए क्योंकि आपसे एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। दूसरा, नेसोकॉम की एक रिपोर्ट जारी हुई है, 5G अनफोल्डिंग इंडिया एरा ऑफ डिजिटल कन्वर्जेंस, कि 5G के द्वारा
इंडिया डिजिटल कन्वर्जेंस की ओर बढ़ेगा। इससे क्या होगा, हमारे देश में जो इकोनॉमी इम्पैक्ट है उसमें काफी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। इस रिपोर्ट के कुछ पॉइंट ये हैं कि 5 मिलियन हमारे पास 5 मिलियन प्लस हमको 5G यूजर 2027 तक देखने को मिलेंगे, और इनके द्वारा हमारा 2% 2030 तक जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, हमें 5G फाइबर कवरेज, ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, राइज ऑफ ओटीटी कंजप्शन, ई कॉमर्स इशारा हो रहा है, इसके कारण हमारा ये ग्रोथ इसमें देखने को मिलेगा। जैसा आप देख पा रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे हॉटस्टार हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, ठीक है, जियो टीवी हो गया, इनका काफी बड़ा है। तो इसके द्वारा क्या होगा, इसमें लोग डेटा का कंजम्पशन अधिक करेंगे। ई कॉमर्स का चलन काफी बड़ा है, तो इसके द्वारा लोग डेटा का कंजम्पशन अधिक करेंगे, तो इसमें हमको देखने को मिलेगा। अब इनने कुछ रिकमेंडेशन दिए, कहा है कि सरकार को पब्लिक और प्राइवेट प्लेयर को लेकर साथ में चलना चाहिए, और इसकी जो हमारे पास जो वर्क फोर्स है उसको स्किल्ड करना चाहिए, ताकि 5G को हम अधिक से अधिक ह्यूमन रिसोर्स उपलब्ध करवा पाए। ठीक है, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को कम से कम करना चाहिए, काफी ओवरलैप नहीं होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना चाहिए, प्राइवेसी प्रोटेक्शन संबंधी लोगों को कानून लेकर आना चाहिए सरकार के द्वारा, और ग्रीन 5G को बढ़ावा देना। इसका मतलब है जो टॉक्सिक वेस्ट है, नेटवर्क शेयरिंग वाला जो वेस्ट हमको देखने को मिलता है, ये समस्या ना हो, तो हमको ग्रीन 5G की ओर बढ़ावा देना चाहिए। अब हम कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं। बेसिक क्या है, बेसिक से पहले हम पढ़ लेते हैं कि 5G का उपयोग कहाँ कहाँ होगा। सबसे पहले आप ब्रॉड लेवल पे समझें तो 5G का उपयोग आपको एग्रीकल्चर क्षेत्र में देखने को मिलेगा, आपको 5G का उपयोग मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में देखने को मिलेगा, आपको 5G का उपयोग आपको इधर हेल्थ केयर सेक्टर में देखने को मिलेगा, 5G का उपयोग आपको ई व्हीकल क्षेत्र में देखने को मिलेगा, 5G का उपयोग आपको इधर और बात करें तो काफी इंटरनेट ऑफ थिंक में देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजों में आप इसको इजीली एक्सेस कर पाएंगे, और आपका जो पॉसिबिलिटी से संबंधित, जो अनुमान से संबंधित, फोरकास्टिंग से संबंधित, जो आपका फोरकास्टिंग करते हैं हम किसी भी मानसून का, तो उसके संबंध में आपको देखने को मिलेगा। आप अच्छे से स्मार्ट सिटी बना पाएंगे। स्मार्ट सिटी का मतलब है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम हो सकेगा, और स्मार्ट सिटी का मतलब है कि आपके संसाधनों का वेस्टेज कम होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बढ़ावा मिलेगा, सोशल नेटवर्क को भी बढ़ावा मिलेगा, कनेक्टेड ड्रोन के माध्यम से एग्रीकल्चर का आप अनुमान लगा सकते हैं, वायरलेस होम इंटरटेनमेंट आपके यहाँ होगा, स्मार्ट हेल्थ केयर सिस्टम होंगे, रोबोटिक्स के द्वारा आप सर्जरी कर पाएंगे, स्मार्ट इंजीनियरिंग एनर्जी ग्रिड होगा आपके पास, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होंगे आपके पास, और आप कुल मिलाकर क्या कर सकते हैं, ड्राइवरलेस आप कार का भी निर्माण कर सकते हैं। और दूसरा, आप क्लाउडेड मतलब की वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की दिशा में भी काम कर सकते हैं। तो ये 5G के क्या है महत्वपूर्ण उपयोग है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण चीजों पे उपयोग है, तो आप इसको देख सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा कुछ चैलेंजेस भी हैं। 5G डिवाइस हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट है, तो हमारे यहाँ कोई डेवलप नहीं होता, तो हमें कुल मिलाकर इनमें क्या होना पड़ेगा, हमको चाइना या फिर अदर वेस्टर्न कंट्री पे निर्भर होना पड़ेगा। तो हमें ये करना चाहिए कि इनको हमें भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। लैक ऑफ अवेयरनेस हमको देखने को मिलती है, लो लेवल पर फैब्रिकेशन देखने को मिलता है, साइबर सिक्योरिटी की संबंधित कमी देखने को मिलती है, और और दूसरी समस्या ये है कि लोगों में जो लिटरेसी वाली समस्या है वो भी हमको देखने को मिलती है। ऑप्टिमल प्राइसिंग होनी चाहिए, ये नहीं कि बहुत से अधिक प्राइसिंग हो इसकी तो लोग इसका कंज्यूम ना कर पाए। कस्टमर अडोप्टेशन होना चाहिए, ठीक है, इंटरप्राइज पेनिट्रेशन होना चाहिए, डिवाइस अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, चैलेंजेस हैं, इस दिशा में हमें काम करना चाहिए। 4G और 5G में अंतर जान लेते हैं। 5G में क्या होता है, 4G में आपकी लेटेंसी लेट रहती है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि डेटा आपके मोबाइल में कितनी स्पीड से अपलोड हो रहा है, स्पीडिंग क्या है, डिले टाइम इसको बोलते हैं। तो इसमें डिले इसका 4G में क्या आता है 10, इसमें आपको 1 मीटर पर मिलियन पर सेकंड से भी कम आपको देखने को मिलेगा। डेटा टैरिफ इसमें 7.2 एक्जाबाइट पर मंथ देखने को मिलेगा, इसमें आपको 50 एक्जाबाइट पर मंथ इसमें देखने को मिलेगा। पीक डेटा रेट इसमें 1 GB पर सेकंड है होगी 4G में, इसमें 20 GB पर सेकंड होगी। अवेलेबल स्पेक्ट्रम 3 GHz में देखने को मिलेगा, उसमें 30 GHz में आपको देखने को मिलेगा। 1000 कनेक्शन पर किलोमीटर स्क्वायर में देखने को मिलेंगे, इसमें 1 मिलियन कनेक्शन पर किलोमीटर स्क्वायर में हमको देखने को मिलेंगे। तो ये हमको देखने की आवश्यकता है। इसका कुछ विकास हुआ
डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले हमारे पास 1G आया 1980 में। इसमें स्पीड हमें बहुत कम थी, 0.002 मीटर Mbps थी। लेटेंसी का उसमें कोई कंसेप्ट नहीं था। मैक्सिमम डेटा रेट 10 kbps से बहुत कम थी। ठीक है, इसके माध्यम से आप केवल एनालॉग सिस्टम, बेसिक वॉइस सर्विस, लिमिटेड कवरेज देख सकते थे। लेकिन 1990 में विकास किया 2G का। इसमें स्पीड आपको 0.064 Mbps देखने को मिली और डिजिटल वर्जन 1G का था। वॉइस और टेक्स्ट इसमें कर सकते थे। मोर कवरेज 1G की अपेक्षा इसमें देखने को मिला। इसमें लेटेंसी आपको 6 to 9 मीटर पर सेकेंड आप देखने को मिली पर सेकेंड इसको देखने को मिली। और मैक्सिमम डेटा रेट इसमें 64 kbps हमें देखने को मिला। इसके बाद 3G आया। तो 3G में जो एवरेज स्पीड 2000 में आया, इसकी स्पीड हमको 2 से 10 Mbps देखने को मिली। मोबाइल ब्रॉडबैंड देखने को मिला। वॉइस डेटा इंटरनेट ऑन फोन टैबलेट में आया। यूज ऑफ फोन टैबलेट अल्टरनेटिव टू कंप्यूटर देखने को मिला। इसमें लेटेंसी हमको 2.212 मिलियन पर सेकंड देखने को मिली और मैक्सिमम डेटा स्पीड 2 Mbps की हमको इसमें देखने को मिली। फिर इसके बाद 2010 में 4G आया। 10 से 100 Mbps की स्पीड देखने को मिली। हाई स्पीड एक्सेस इंटरनेट का कर सकते थे, स्मार्टफोन का कर सकते थे, टैबलेट का कर सकते थे। कुल मिलाकर इसमें 3G की अपेक्षा जो वर्तमान में हम चला रहे हैं वो 4G है। और इसकी लेटेंसी हमको 60 से 98 मिलियन पर सेकंड देखने को मिली। 450 Mbps इसमें मैक्सिमम डेटा स्पीड हमको देखने को मिली। अब 5G की बात करें तो ये क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन, अल्ट्रा वर्जन रूप है किसका, 5G का। ठीक है, बस इतना आप ध्यान रखेंगे। इसमें आप एफिशिएंसी अधिक से अधिक देख पाएंगे, स्पीड अधिक से अधिक देख पाएंगे और लेटेंसी बहुत कम देखने को मिलेगी। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। लेकिन तो ये आपको विकास ध्यान रखना है। तो आपको कोई प्रश्न आता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4G से संबंधित यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आगे पूछने की संभावना है। 5G से कंपेयर करके पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आगे चल के बात करते हैं। एक इशू आता है 5G से संबंधित। आपने एक न्यूज पढ़ी होगी यूएसए में, क्योंकि 5G बैंडविड्थ के कारण क्या हो रहा था, जो हमारे जो एयर स्पेस है, एविएशन सेक्टर है, उनको वो सिग्नल ग्राउंड से जाता था, तो उसके द्वारा क्या होता था, उनके सिग्नल मिलने में समस्या हो रही थी, क्योंकि 5G का स्पेक्ट्रम हो गया था। तो जो एयरप्लेन है, एयरक्राफ्ट है, वो उनको डायवर्सन देखने को मिला। तो इसकी समस्या है, इसको सुलझाने का हमें याद करना चाहिए। ठीक है, तो मीडियम पे इस पे काम करेंगे, मीडियम फ्रिक्वेंसी पर, तो उसके हिसाब से ये जो प्रॉब्लम है वो रिजल्ट हो जाएगी। एक समस्या थी, इसमें जान ली। दूसरा, पीबी नरसिंह राव केस चर्चा में है। सेंट्रल ने 1998 में केस आया था और इसमें कहा गया था कि अगर कोई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसमें कहा था कि अगर कोई मतलब कि लॉ मेकर है, जिसमें आपको एमपी एमएलए देखते हैं आप, फ्लोर के दौरान मनी मतलब कि कोई मनी लेता है वोट के लिए, तो ये इन पे लीगल जो मतलब कि कोर्ट में जो कार्रवाई है वो नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 105 इनको कह देते हैं विशेष अधिकार देते हैं, इसके द्वारा छूट देते हैं कि इनको कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं चलेगी। 105 दो क्लॉज एमपी को देता है और 194 194 क्लॉज 2 इसको एमएलए को देता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इनके हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इनके जो राइट हैं वो पढ़ लेते हैं क्या है पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है इनके, एक होते हैं कलेक्टिव और एक होते हैं इंडिविजुअल। कलेक्टिव का मतलब है, सबसे पहले 44वें संविधान संशोधन 1958 में बोला गया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस टू पब्लिक रिपोर्ट पार्लियामेंट विदाउट प्योर कंसेंट के द्वारा आप नहीं कर सकते। दूसरा, स्ट्रेंजर को आप सीक्रेटली, आपको कोई सीक्रेट बैठा है आपके जो पार्लियामेंट में, तो उसको आपको वहां से हटाना पड़ेगा। तीसरा, पनिश पीपल आउटसाइडर फॉर ब्रीच प्रिविलेज, उस मतलब कि कोई आउटसाइडर अगर पार्लियामेंट में है तो आपको उसको पनिश करने का लोकसभा स्पीकर को है। ठीक है, जो भी चेयरमैन होगा, या लोकसभा का होगा या राज्यसभा का। राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी अगर आप किसी पार्लियामेंट में किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, अरेस्ट करते हैं, डिटेन करते हैं किसी मेंबर को। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इनको बोलते हैं कलेक्टिव प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब है कि सदन चलने से पहले, अगर कोई सदन चल रहा है तो आपको, अगर कोई सदन चल रहा है तो किसी व्यक्ति को आप 40 दिन के पहले और 40 दिन के बाद आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते सिविल केस में। लेकिन एक प्रिविलेज आपको क्रिमिनल केस में नहीं। आप किसी का मर्डर करके आए और आपने कहा कि हमारे पास जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, तो
पुलिस कहेगी ये बेटा ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज तो है लेकिन ये सिविल केस में है, मतलब कि किसी घरेलू हिंसा मामले में है, और भी कोई मतलब सिविल है जिसने आपने मर्डर वगैरह नहीं किया है, क्रिमिनल केस में ये वाले आपको राइट नहीं मिलते हैं। दूसरा, इनको पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती है, इनके अगेंस्ट कोई पार्लियामेंट में इन्होंने कोई बोला है तो इनको कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये कुछ महत्वपूर्ण है, आप इनको याद रखिएगा। दूसरा, एक फोरम चर्चा में है, अभी हमारी COP27 UN CCC की मीटिंग चल रही है, कहाँ पे, इजिप्ट में चल रही है। तो वहाँ पे क्या हुआ, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन एक फोरम लॉन्च हुआ है, और इसको स्वीडन इंडिया ने लॉन्च किया था UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 में। ये बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि इंडिया शामिल है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसको सपोर्ट किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, ठीक है। अब इसका उद्देश्य ये है कि कंट्री और कंपनी दोनों साथ मिलकर आएंगे और जो पेरिस एग्रीमेंट है उसकी दिशा में हम उसको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में काम करेंगे, ठीक है। एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री, ठीक है, लो कार्बन पाथवे की दिशा में इसमें काम करेंगे, जीरो कार्बन इमिशन की दिशा में काम करेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। स्वीडन और इंडिया इसमें के मेंबर हैं, ठीक है। दूसरा, डिजिटल शक्ति 4.0 चर्चा में है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने इसको लॉन्च किया है। साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा जो अब फेसबुक पहले था, इन दोनों ने मिलकर बोला है कि हम जो हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारी जो बेटियां हैं, गर्ल हैं, उनको हम क्या करेंगे, डिजिटल क्षेत्र में स्किल प्रदान करेंगे ताकि उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना कर सके, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको फर्स्ट फेज में 2018 में लॉन्च किया गया था और मोर देन 1 मिलियन जो हमारी वीमेन है उनको स्किल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्या है, तो महिलाओं को डिजिटल स्किल उपलब्ध कराना साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा के द्वारा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। दूसरा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आया तो उसको पढ़ लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 बना, इसको 1992 में इस कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया। इसका मेन उद्देश्य है कि हम जो महिलाओं से संबंधित जितने भी इशू हैं स्यूमेटो एक्शन ले सकता है, जितने भी इशू हैं कानून है उनकी समीक्षा करना, और इनको सिविल कोर्ट की शक्तियां उपलब्ध होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड वेलफेयर के अंतर्गत ये काम करते हैं, ये बात को आप पढ़ेंगे। दूसरा, एक फोरम और लॉन्च हुआ है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर पार्टनरशिप, इसको भी COP27 में लॉन्च किया गया 2016, लेकिन इंडिया इसका पार्ट नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इनका एम है कि फॉरेस्ट को जो हमारा जो डिग्रेडेशन देखने को मिलता है फॉरेस्ट में, उसको हमें कम करना है 2030 तक, ताकि हम पेरिस क्लाइमेट जो हमारा एग्रीमेंट है उसको इम्प्लीमेंट दिशा में काम कर पाए, इतना बस याद रखेंगे। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। अवेयर इनिशिएटिव भी चर्चा में है, COP27 में इसको लॉन्च किया गया है। इसका मतलब है एक्शन फॉर वाटर अडोप्टेशन एंड रेजिलियंस। इसका मतलब है कि पहले है, सबसे पहले फोकस करेंगे इंडिया पर, उसके बाद अदर देश में। वाटर से संबंधित हमको जो समस्याएं देखने को मिलती हैं उसको कम करने का प्रयास हम करेंगे, वाटर को संरक्षण करने का काम ये करेंगे, ठीक है। जो भी चैलेंज हैं, जो भी सॉल्यूशन है, वो मिल बैठकर हम चैलेंज सारे करेंगे। अफ्रीकन यूनियन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसमें कोलैबोरेशन कर रहा है, सॉरी। दूसरा, एक और रिपोर्ट जारी हुई, बहुत महत्वपूर्ण है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडिया 2023। इसमें क्या हुआ है, भारत 63 कंट्री से 8वीं प्लेस पे आया है और डेनमार्क 4th प्लेस पे आया है। इसका मतलब है पहली 3 जगह किसी ने नहीं ऑक्यूपाई की है, मतलब क्लाइमेट चेंज की दिशा में पहले 3 प्लेस क्या है, खाली हुए हैं, मतलब कोई परफॉर्म सही से नहीं कर पाया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। 4 महत्वपूर्ण इसमें देखने को मिलते हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज और क्लाइमेट पॉलिसी, ठीक है। इसको रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। जर्मन वॉच एक संगठन है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इनके द्वारा ये लॉन्च किया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। दूसरा, ये हमने पढ़ लिया किस किस बेटीज है। मीजल चर्चा में है, मीजल भारत में सबसे ज्यादा केस हमको देखने को मिले हैं अप्रैल और सितंबर में, ऐसा डब्ल्यूएचओ ने कहा है। मीजल और रुबेला दोनों एक ही नाम है। इनका महत्वपूर्ण उपयोग ये है, महत्वपूर्ण उपयोग नहीं सॉरी, ये हाईली इन्फेक्शन डिसीज है, वायरस के द्वारा फैलती है। आपको हायर फीवर और आपको रेसेस देखने को मिलेंगे, इसके कारण आपकी डेथ भी हो सकती है, और ये मोस्टली चिल्ड्रन में हमको देखने को मिलता है एज 5 ईयर तक के, ठीक है। प्रिवेंटेड, आप MR जो हमारी मीजल रुबेला वैक्सीन है उसके माध्यम से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं।
ठीक है, बस इतना आप ध्यान रखेंगे। और आपको सरकार ने नेशनल स्टैटिक प्लान टू एलिमिनेशन मीजल चलाया है। आगे चलते हैं, मीजल है ये पढ़ ही लिया हमने। ठीक, दूसरा, महानदी कोल्डफील्ड एलटीडी चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है। वहां विलेज, उड़ीसा में आपको कुछ विलेज देखने को मिलेंगे, तुमुलिया, जुपरंगा, रतनसारा और किपरासारा। ठीक है, ये 4 विलेज इसे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या था, महानदी कोल्डफील्ड एलटीडी लिमिटेड 1988 में ऑपरेट था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इन विलेज की जो व्यक्ति हैं उनको कंपनसेट कीजिए, क्योंकि आपने रिवोल्यूशन रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के तहत आपको इनने मुआवजा नहीं दिया है। ठीक है, बस इतना सा नहीं होता। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है महानदी। एक्चुअली क्या है, महानदी क्या ईस्ट सेंट्रल इंडिया की रिवर है। रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से राज्य होती है, 851 किलोमीटर चलती है छत्तीसगढ़ उड़ीसा में, फाइनली बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। इसकी महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है, शिवनाथ, जौक, हसदो, मंद, ईप, ओंग, तेल, इनको याद रखिएगा। और इस पे हीराकुंड डैम भी बना हुआ है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये महानदी निवर है, हीराकुंड डैम है। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है, इसमें कुछ आपको रिवर याद रखनी है। इसको आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे सिंहवासा, रायपुर से ये ऑरिजिनेट होती है। शिवनाथ, हसदो, मंद, ईप, महानदी आपको इधर देखने को मिलेगी ये वाली। और जौक और तेल, ठीक है, चिल्का लेक आपको इधर देखने को मिलेगी, बे ऑफ बंगाल इधर देखने को मिलेगी। तो इसको याद रखिएगा थोड़ा, यही वाला ग्राफ इधर है तो इसको भी आप याद रखेंगे। दूसरा, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में भारत ने फिर अब्सटेन किया है, क्योंकि यूक्रेन के पक्ष में एक रेजोल्यूशन लेके आए थे और कहा गया था कि आप जो रसिया है वो यूक्रेन को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा जो भी उनने हानि हुई है यूक्रेन में। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 6 प्रिंसिपल में से एक है, जो हमारे 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, उनमें से एक है। एनुअली इसकी मीटिंग होती है, प्रेसिडेंट एवरी ईयर इसकी मीटिंग करते हैं। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी और 2/3 मेजोरिटी से इसमें निर्णय लिया जाता है। भारत की केवल एक महिला है, विजय लक्ष्मी पंडित, 1953 में इसकी अध्यक्ष देखने को मिली। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 5 परमानेंट मेंबर देखने को मिलेंगे और उसके अलावा आपको उनको पावर ऑफ वीटो देखने को मिलेगी। उसके 10 नॉन परमानेंट मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। और अदर ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनडीपी है, यूएनएचसीआर है, यूनिसेफ है, यूएनडीपी है, स्पेशल स्पेशल कौन सी एफएओ है, यूनेस्को है, डब्ल्यूएच है, डब्ल्यूटीओ है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसलिंग, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है, और जनरल असेंबली। 193 इसमें मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। 1 कंट्री 1 वोट इसमें रहता है, किसमें, जनरल असेंबली में। दूसरा, नेशनल एंटी नापा चर्चा में है, नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। इसको एक्चुअली क्या है, जब जीएसटी लाया गया उसको नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया। इसमें कहा कि हम कोई अनफेयर कोई प्रैक्टिस करता है जीएसटी से संबंधित, उसका लाभ आपको नहीं मिलता है, जो आपने सरकार ने टैक्स में रिलीफ दिया है और उसका लाभ आम नागरिकों को नहीं मिल रहा है, तो उसके खिलाफ, उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, बस इतना सा आप याद रखिएगा। इसका कार्यकाल एक्सटेंड अभी वर्तमान में किया गया है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे कोई शर्मा जी थे, कमेंट करके बताइए कौन है, अभी वर्तमान में कौन है। जैसे आपको जीएसटी का लाभ नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, स्टैंडिंग कमेटी में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे या स्टैंडिंग स्क्रीन कमेटी में रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। इसके बाद एक क्या जाएगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफ गार्ड में जाएगा। उसके बाद क्या कहेंगे, नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी में ये आपकी कंप्लेंट जाएगी। ये इसकी प्रोसेस है। दूसरा, युद्ध अभ्यास चर्चा में है। इंडिया और यूएसए का युद्ध अभ्यास है, आपको देखने को मिलेगा। और इसको सर्वप्रथम 2004 में इसको चालू किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य भी है। संप्रीति आपको देखने को मिलेगा इंडिया बांग्लादेश के मध्य, मित्र शक्ति आपको इंडिया श्रीलंका के मध्य, मित्र एक्सरसाइज आपको इंडिया थाईलैंड के मध्य, वज्र प्रहार आपको यूएसए के मध्य, और युद्ध अभ्यास हमने इंडिया यूएसए, नोवेडिक एलिफेंट आपको इंडिया मंगोलिया, गरुण शक्ति आपको इंडिया इंडोनेशिया, शक्ति एक्सरसाइज आपको इंडिया फ्रांस, और धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज आपको इंडिया जापान, सूर्य किरण आपको इंडिया नेपाल, हैंड एंड हैंड आपको इंडिया चाइना, सिम्बेक्स आपको इंडिया सिंगापुर, शक्ति एक्सरसाइज आपको इंडिया फ्रांस, और कॉर्पोरेट एक्सरसाइज आपको इंडिया
थाईलैंड। तो आपको याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दूसरा मिजोरम चर्चा में था क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड आपको देखने को मिला है। तो आप बस यहाँ पे मैप याद रखिएगा क्या है। मिजोरम की सीमा किन किन देशों से लगती है? त्रिपुरा से लगती है, असम की लगती है, मणिपुरी के और मणिपुरी से लगती है। आप एक बात याद रखिएगा, असम की सीमा जितने भी राज्य हैं उन सबसे लगती है नॉर्थ ईस्ट वालों से, ठीक है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। और इधर आपको वेस्ट बंगाल, सिक्किम से नहीं लगती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, कुर्दिश रीजन चर्चा में रहता है हमेशा। तो कुर्दिश लोग यहाँ पे रहते हैं, कहते हैं कि कुर्दिस्तान इसे मिलकर बना दो, क्योंकि हमारा कोई राज्य नहीं है, हम स्टेटलेस हैं, तो हम इसको मिलकर हमारा नया राज्य बना दो। ये रीजन कहाँ कहाँ से आता है? अर्मेनिया, तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान से मिलकर ये बोलते हैं कि इनमें से अपना थोड़ा थोड़ा दे दो, हमको बना दो, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अभी हाल ही में घटना हुई, रसिया के द्वारा मिसाइल फायर की गई यूक्रेन में, लेकिन वो पोलैंड के इस गांव में जाके गिरी नवंबर 15 को। तो पोलैंड क्या है, नाटो का सदस्य है, कलेक्टिव जिम्मेदारी यूएसए के पास आई, तो ऐसी चर्चा हुई कि इसके अब रिस्पॉन्स रसिया यूएसए के द्वारा दिया जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। इसको आपको मैप ध्यान रखना है। पोलैंड की सीमा आपको बाल्टिक सी से लगती है और यूक्रेन की सीमा आपको इधर देखने को मिलेगी, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया, और इधर रसिया, ऊपर बेलारूस, ठीक है। इधर आपको ब्लैक सी देखने को मिलेगा। ये कौन सा सी है? इसको अजोब सी बोलते हैं। इसको कमेंट करके बताइए ये कौन सा स्टेट है, ये कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये आपको इधर लोहांस मिलेगा, मेरिपुल देखने को मिलेगा, दोनस्क देखने को मिलेगा, और इधर आपको कीव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चर्चा में था, इसलिए मैप पढ़ लिया। इसके मैप महत्वपूर्ण था, आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकता है क्योंकि लगातार चर्चा में रहा है। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक। लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर मतलब कि लेक्चर सुनने के बाद आप उसको लाइक जरूर करना, और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज है। और आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।